सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ केसर। आज मैं लेकर हूँ आपके लिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है भारत में पंचवर्षीय योजना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन। ठीक है, आर्थिक नियोजन क्या है। ठीक है, जिसको हम इकोनॉमिक प्लानिंग भी कहते हैं। ठीक है भाई, आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन मतलब पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं नियोजन का मतलब क्या होता है। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। जैसे मानो कि जैसे कोई भी बच्चा है यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, उसके बाद उसका ये एक लक्ष्य है, उसको पाने के लिए क्या करेगा, वो कुछ लक्ष्य बनाएगा, ठीक है, कुछ कार्यक्रम करेगा उसके लिए, ठीक है, ये सब करेगा, उसके बाद जाके वो अपने गोल को अचीव कर पाएगा। ठीक है, ये उसने ये सब प्लानिंग बनाई तब जाके वो यूपीएससी क्रैक कर पाएगा। ऐसी क्या होता है, प्लानिंग बनाई जाती है। हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए एक आर्थिक नियोजन बनाया गया। ठीक है, तो मैं इसको डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है, इसमें है कि एक निश्चित समय में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ कार्यक्रम और नीतियाँ बनाई गई, उसको हम कहते हैं आर्थिक नियोजन। ठीक है, इसका जो खोज, इसकी जो स्टार्टिंग की गई थी वो किसने की गई थी, महालनोबिस ने की थी। और कब की थी, इसमें की थी उसने 1950 में की थी। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ, महालनोबिस। ठीक है, महालनोबिस ने की थी और 1950 में की थी। जब इसको हमारे उसमें लागू किया गया, मतलब जब हमारी सरकार ने इसको लागू करा तो इसका नाम उन्होंने योजना आयोग कर दिया था। ठीक है, फिर जब हमारे ये मोदी जी आए तो इन्होंने इसका नाम बदल दिया था। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया था। फरवरी 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है, कब थे हमारे तब प्रधानमंत्री मोदी जी थे। ठीक है, ये था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। और ये किस लिए किया गया था, आप सोचोगे कि भाई आर्थिक नियोजन बनाया किस लिए गया, ये इसलिए बनाया गया था जिससे हमारी जो जीडीपी है उसकी समृद्धि हो सके और हमारा तीव्र गति से विकास हो सके। ठीक है, तो चलो अब हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि भाई आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, सामाजिक क्षेत्र क्या होता है। इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है जी, देखो अब क्या है, आर्थिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक सेक्टर एंड सोशल सेक्टर। इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या आता है, मैं पहले सबसे पहले आपको आर्थिक क्षेत्र का बता देता हूँ। आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका कृषि, उद्योग, व्यापार और परिवहन। कृषि, भाई कृषि क्यों आता है आर्थिक क्षेत्र में। देखो, अगर कृषि की वृद्धि होगी तभी हमारा आर्थिक विकास हो पाएगा। अगर कृषि मतलब ये प्राइमरी सेक्टर होता है, अगर यही बढ़ेगा तभी हमारा आगे, क्योंकि यही कच्चा माल देता है, तभी हमारा सेकेंडरी और थर्ड सेक्टर बढ़ेगा, वरना तो भाई यही नहीं बढ़ेगा तो वो कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कृषि, दूसरा है हमारा उद्योग, ठीक है, तीसरा है हमारा परिवहन और चौथा है हमारा व्यापार। ठीक है, अगर ये चारों बढ़ेंगे तो इन सबको कहते हैं हम आर्थिक क्षेत्र में। ये सारा आता है इकोनॉमिक सेक्टर में। ठीक है, अब सोशल सेक्टर में आता है, आपको पता होगा, शिक्षा आ जाएगा और स्वास्थ्य आ जाएगा और आवास। ठीक है, देखो भाई आप समझ गए होंगे इकोनॉमिक सेक्टर में क्या क्या आता है। कृषि आता है, उद्योग आता है, परिवहन आता है और व्यापार। अगर इन सब का विकास होगा तभी हमारे इकोनॉमिक सेक्टर का विकास होगा। ठीक है, और सोशल सेक्टर में हमारी आती है शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास। ठीक है, लोग अगर शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी वो आगे कुछ कर पाएंगे। अगर वो ठीक रहेंगे, मतलब उनको कोई बीमारी नहीं होगी, तभी वो आगे कुछ कर पाएंगे। और आवास, उनके रहने सहने की अगर जगहें होंगे, इससे वो अपना आर्थिक विकास कर पाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे भाई, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको कि आर्थिक क्षेत्र क्या है और सामाजिक क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं।
इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो भारत है उसको आर्थिक नियोजन की क्यों आवश्यकता है। ठीक है, वो पढ़ते हैं। अब आएगा कि भाई भारत को आर्थिक नियोजन की क्यों आवश्यकता है। देखो जैसा कि आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई जैसे जो भारत है उसको विरासत में पिछड़ी अर्थव्यवस्था मिली थी, ठीक है, उसका कोई भी विकास नहीं हो रखा था, उसको सोने की चिड़िया कहते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स थे जब वो यहाँ पे आए, उन्होंने इसको इतना लूट लिया था कि इसके पास अब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। जब ये स्वतंत्र हुआ हमारा भारत, तो ये एक आपको पता है धीमी गति की इसकी अर्थव्यवस्था थी, कृषि का पिछड़ापन था, जमींदार व्यवस्था थी और टैक्स था, भाई टैक्स इतना लगा दिया जाता था, ठीक है, तो ये सब था। तो इसलिए उसको भाई की योजना बनाई जाए, आर्थिक नियोजन बनाया जाए जिससे इसका भी विकास हो सके, जो पिछड़ापन है इसका हट सके, ठीक है। और ये हम ये चाहते थे कि भाई जो सरकार है इस पर भारी निवेश करे, जिससे हमारा जो ये भारत ये भी थोड़ा आगे बढ़े। तो इसलिए हमें ज़रूरत थी कि भाई हमारा भी एक जो आर्थिक नियोजन बने, एक तरीके से भारत इसमें जो सरकार है इसमें प्रत्यक्ष करके निवेश करे, ठीक है। सो हम आगे चलते हैं। अब क्या आ जाता है आपका थर्ड, निर्देशात्मक नियोजन तथा व्यापक नियोजन। ये थर्ड है आपका। ठीक है भाई, निर्देशात्मक नियोजन और व्यापक नियोजन। निर्देशात्मक को इंग्लिश में हम कहते हैं डायरेक्टिव और व्यापक को कहते हैं हम कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है, देखो निर्देशात्मक में क्या होता है, ये पूंजीवाद है, इसमें सरकार जो है प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करती, ठीक है। इसमें क्या है, ये ज़्यादातर लोग ही इसको चलाते हैं, ठीक है। और मैं इसमें आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है कि इसमें ज़्यादातर सरकार का हस्तक्षेप कम ही होता है, ठीक है। और क्या होता है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में, ये मैंने आपको बता दिया है। और क्या होता है इसमें मांग और पूर्ति की शक्तियों को निर्देश किया जाता है, मतलब डायरेक्टिव उनको बताया जाता है कि तुम्हें कैसे चलना है, उनको बाजार की शक्तियों पर नहीं छोड़ा जाता। मतलब डिमांड एंड सप्लाई को बताया जाता है कि तुम्हें कैसे चलना है कैसे नहीं, उसको बाजार की एकदम शक्तियों पर नहीं छोड़ देते कि भाई जितनी डिमांड होगी उतना सप्लाई होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उनको बताया जाता है कि तुम्हें कितनी डिमांड करनी है और साथ के साथ कितना सप्लाई होगा जिससे लोग इतनी डिमांड कर सकेंगे, ठीक है। ये है इसमें। और आपका व्यापक नियोजन में क्या होता है, इसमें समाजवाद तथा मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्था मिक्स होती है, इसमें सरकार प्रत्यक्ष भागीदारी करती है, ठीक है। और क्या होता है इसमें कि ना लाभ को प्रोत्साहित करने के लिए अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष भागीदारी निभाई जाती है, सरकार इसमें प्रत्यक्ष भागीदारी करती है। उसका उल्टा होता है, आप समझ गए, जैसे समाजवाद होता है और पूंजीवादी में होता है ना, वैसा ही है। लेकिन जो इसमें व्यापक है इसमें मिश्रित और समाजवाद दोनों हैं, और जो निर्देशात्मक है इसमें सिर्फ तुम्हारा एक ही है, क्या बोलते हैं डायरेक्टिव में, तो मतलब पूंजीवादी है, ठीक है। सो आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब हम आगे चलेंगे, अब हम आगे देखेंगे कि भाई अर्थव्यवस्था जो हमारे पूंजीवादी है, समाजवाद है और मिश्रित है, इन तीनों के हम लाभ पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, सारा कुछ। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं उसको भी। हाँ, तो देखो सबसे पहले हम पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं कि भाई इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, सब कुछ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट, सॉरी, ठीक है भाई, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, इसमें सरकार का डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। उसमें वो सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम ना मात्र होता है, ठीक है। इसमें व्यक्ति अपने सारे जो भी निर्णय होते हैं वो लेने में स्वतंत्र होता है। मतलब ज़्यादातर इसमें क्या होता है, इसमें ना प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा लगाए जाते हैं, ठीक है। वो स्वतंत्र होते हैं प्राइवेट सेक्टर लगाने के लिए। तो मैं आपको यहाँ डेफिनेशन साथ के साथ लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं भाई इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता है कि भाई इसमें ज़्यादातर उत्पादन में निजी स्वामित्व होता है, ठीक है। मैं लिख दूंगा अभी बाद में कि इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता है उसमें निजी स्वामित्व होता है, मतलब ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर लगाए जाते हैं उसमें और निजी स्वामित्व होता है, ठीक है। तो लिख देता हूँ निजी उद्योगों पे स्वामित्व होता है। ठीक है, और इसका दूसरा पॉइंट है कि भाई देखो जो सरकार की जो भूमिका होती है ना,
वो ज़्यादातर सुरक्षा, कानून और स्वास्थ्य के रख रखाव तक ही सीमित होती है। ज़्यादातर सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। ज़्यादातर कानून हो गए, रख रखाव हो गए और स्वास्थ्य तक ही उसकी जो लिमिटेशन होती है वो वहीं तक होती है सरकार की। उसके बाद क्या है, इसके गुण है भाई, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, लाभ करते हैं। लाभ इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सब कुछ यहाँ पे लाभ के लिए होता है, ठीक है। और अवगुण क्या है भाई, इसमें जो है ना अवगुण है, केवल वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिसमें लाभ अधिकतम हो। मतलब उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिसमें लाभ हो सके, उन वस्तुओं का नहीं किया जाता कि भाई जिससे लोगों को लाभ हो सके, जिससे अपना लाभ हो वही करेंगे वरना ये नहीं करेंगे। तो पूंजीवाद में ये होता है। पूंजीवाद के अपने विशेषताएं भी पढ़ ली। क्या थी विशेषताएं कि भाई इसमें क्या होता है, लाभ अधिकतम होता है, तीव्र गति से विकास होता है, हमारी जीडीपी जल्दी से जल्दी बढ़ती है, ठीक है, निजी स्वामित्व का वो होता है। लेकिन इसमें अवगुण क्या है, अवगुण ये है कि भाई जो लोगों के लिए इसमें कुछ नहीं करा जाता, सिर्फ अपना लाभ हो सके बस। लोगों को मतलब लोगों के लिए कुछ लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देते। अपना लाभ हुआ, अपना काम बना, पहाड़ में जाए जनता, वो वाला काम होता है इसमें, ठीक है। तो अब हम समाजवाद के बारे में पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, अब देखो उसमें क्या था कि भाई जो व्यक्ति था अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसमें क्या था, सरकार द्वारा निर्णय लिए जाते थे, ठीक है। इसमें सरकार की प्रत्यक्ष भागीदारी होती थी, ठीक है, आप समझ गए होंगे। सरकार जो उसमें था ना उसका सारा उल्टा है, उसमें सरकार की भागीदारी बहुत कम होती थी, लेकिन इसमें सरकार की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है, ठीक है। और जो भी इसमें होता है ना वो सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो गुण है कि भाई जीडीपी की ग्रोथ के लिए जो भी किया जाता है लोगों के भले के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सार्वजनिक जो उद्यम होते हैं उसमें सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व होता है, ठीक है। गुण आप समझ लो कि भाई समानता होती है, सबको इक्वलिटी दी जाती है, लोगों के लिए भी सब कुछ किया जाता है। मतलब सरकार ज़्यादातर लोगों का भी ध्यान रखते है और अपना तो भाई रखेगी वो, ठीक है। तो इक्वलिटी होती है, समानता होती है सबके लिए। और अवगुण क्या है कि जो विकास होता है हमारा वो बहुत धीमी गति से होता है। ये पूरी कोशिश करते हैं कि भाई विकास हमारा पूंजीवाद जैसा हो, लेकिन इतना होता नहीं है, तो बहुत धीमी गति से विकास हो पाता है। और जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ है वो भी बहुत धीरे आगे बढ़ पाती है, ठीक है। मिश्रित है, अब भाई मिश्रित का मैंने कुछ लिखा नहीं, सारा उसका उल्टा होता है, ठीक है। मैं मिश्रित का बता देता हूँ आपको। भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, ये हमारे भारत ने अपना रखी है। इसमें निजी सार्वजनिक दोनों का महत्व होता है। अगर निजी ने कोई अपना, अगर मानो निजी स्वामित्व, जैसे किसी प्राइवेट सेक्टर ने कोई हॉस्पिटल खुलवाया, ठीक है, तो भाई वहाँ पे जिसने खुलवाया उसका ही स्वामित्व होगा। और वहाँ पे मतलब सरकार भी कर सकती है हस्तक्षेप, ऐसा नहीं है नहीं कर सकती, कर सकती है। लेकिन अगर किसी सरकार मतलब किसी गवर्नमेंट ने अगर कोई हॉस्पिटल खुलवाया तो उसमें तो सरकार का होता ही हस्तक्षेप है। इसमें दोनों को एक ही तरीके से इक्वलिटी दी जाती है, वो प्राइवेट को भी उतनी दी जाती है और सरकारी को भी उतनी इक्वलिटी दी जाती है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे कि भाई इसकी विशेषता क्या है। भाई इसमें भी वही है कि निजी ज़्यादातर हमारी विकास हमारा ज़्यादातर तेज गति से होता है, ठीक है। और गुण इसके ये हैं कि भाई पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के साथ साथ समाजवाद अर्थव्यवस्था का भी विकास होता है। पूंजीवाद का तो होता ही होता है विकास है, साथ के साथ समाजवाद को भी एक तरीके से साथ में लेके चलते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड हो गया, ये पूंजीवाद और ये समाजवाद को साथ लेके चलते हैं, उसको कहते हैं मिश्रित, ओके। और अवगुण क्या है भाई, सरकारी क्षेत्र अक्सर भ्रष्टाचार से प्रभावित होता है। देखो अब मानो अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हो, वो बहुत साफ सुथरे होते हैं, सब कुछ बढ़िया होता है वहाँ पे, लेकिन अगर आप उसी में आप सरकारी में जा रहे हो, भाई किसी ने थूक रखा होता है, मारपीट चल रही होती है वहाँ पे, तो ये होता है ज़्यादातर जो सरकारी क्षेत्र है वो भ्रष्टाचार से भरा होता है, ठीक है। और दूसरा इसका अवगुण ये है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उद्यमों का निजीकरण का चयन कर रही है। ज़्यादातर जो अब मिश्रित है ये ज़्यादातर निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा खोल रही है, सरकारी को कम इतना नहीं दे रही। तो मैंने पूंजीवाद लिखवा दिया, पूंजीवाद के जो उल्टे हैं वो समाजवाद का होगा और इन दोनों को मिला के जो बनता है वो मिश्रित होगा। तो मैंने जो पूंजीवाद का लिखवाया वो आप इन दोनों में उल्ट पुल्ट करके लिख सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। सो अभी ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में अगली आपको वीडियो में लेके आऊँगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और साथ में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे हमारी जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।